मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 16। राजकुमार वैभव, कहीं तुम अपने अपने किए वादों से पीछे तो नहीं है गए? तुमने जैसा कहा था वैसे मैंने किया अपने कल सूटों से। मैं उन सभी के यादों से राजकुमार आरव की जितने भी उनकी याददाश्त थी उसे धुंधली कर दिया है। अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। एक कला चोगा पहना हुआ आदमी ने राजकुमार वैभव के सामने अपने घुटनों पर बैठा ये सारी बातें अपने सर झुकाए हुए कह रहा था। वही उसके सामने शान से वैभव बैठा, अपने हाथों में जाम पड़े हुए, खिड़की के बाहर चांद को देखते हुए किसी गहरी सोच में घूमता। जैसे उसे काला चोगा जो के पहनने वाली शख्स की बात खत्म हुआ वैसे ही वैभव ने अपनी नजर उसकी तरफ की और कहने लगा, तुमने जो किया है इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारी उसे कल तांत्रिक का रक्षा सूत्र चाहिए। ये सुनकर उसे काला चौगा पहनने वाले सायाने में अपना सर उठाकर वैभव को देखा, फिर अपना सर झुकाकर घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं राजकुमार, अगर मैंने अपना रक्षा सूत्र आपको दे दिया तो मैं वापस से काली दुनिया नहीं जा पाऊंगा, ना ही मैं वापस से काला जादू कर पाऊंगा। मैं यह नहीं दे सकता आपको। ये सुनकर वैभव की आंखें लाल हो गई और उसने गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मना किया? ये कहते हुए उसने अपने एक हाथ से उसे कल चौगा पहनने वाली शख्स को हवा में उठा दिया और उसके गले की तरह इशारा करते हुए उसे देखने लगा। काला चोगा वाला आदमी बहुत तेजी से चटपटाने लगा। वह अपने दोनों हाथ अपने गले पर रखकर बहुत इधर उधर अपने हाथ पैर मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके गले को खोट रहा है। उसे काला साया राजकुमार की तरफ देखकर कहने लगा, राजकुमार माफ कर दीजिए, आपको जो चाहिए वह मैं आपको दूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। तुमने देख कर दी। यह कहते हुए वैभव ने उसे देखा। कुछ ही पल में वह काला साया उससे आग में जल रहा था। कुछ ही पल में जलकर राख हो गया। उसके जल के राख होने के बाद वैभव चल के उसके पास आया और उसके जले हुए राख के बीच अपना पैर पैर से कुछ ढूंढने लगा। तभी एक चमचमाती हुई चीज कुछ रख से बाहर आकर वैभव के सामने आ गया, जिसे देखते ही वैभव ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और वह हरी चमचमाती हुई चीज धीरे धीरे वैभव के आंखों के सामने उसके हाथ में आकर धीरे धीरे गायब होने लगा। वैभव ने अपने आंखें बंद किए हुए थे। जैसे ही उसे चमचमाती हुई चीज ने वहां से गायब हुआ वैसे ही वैभव ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें हरी रंग से चमक रही थी और वह एक खतरनाक मुस्कान लिए सामने देख रहा था। कुछ पल के बाद वैभव की आंखें बिल्कुल सामान्य हो गई और उसके बाद वह खिड़की के पास जाकर जान को देखते हुए कहने लगा, धीरे धीरे सारी शक्तियों को मैं अपने कब्जे में कर लूंगा, फिर इस दुनिया तो क्या हर दुनिया में मेरा राज होगा। ये कहते हुए मैं बहुत डरावनी तरह से हंसने लगा। बाहर खड़े सिपाही में जब इस तरह के हंसने की आवाज सुनी तो वह लोग डर से कांप उठे। वहीं 8वीं रात को वैभव अपने नींद से जाग गया और बुरी तरह कांपने लगा। उसने अपने बगल से बोतल निकाली और पानी पीने लगा और उसकी हड़बड़ा से वह बोतल नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर शिव और कुमार भी जाग गए और वह जल्दी से आरव के पास आ गए। उसे पसीने से भीगा हुआ देखा। वह दोनों परेशान हो गए और उसे देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ आ रहा तुम्हें? इतना परेशान पसीना क्यों आ रहा है और इतना घबराए हुई क्यों हो? कुमार उसके पास आकर बैठ गया और उसके पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा। वही आरव बस अपने सांसों को काबू करने में लगा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और करण को याद करने लगा। जब तक उसने अपने सांसों को और अपने आप को शांत किया तब तक उसकी कमरे में करण अंदर आ गया, जिसे देखकर शिव और कुमार दोनों चौंक गए। अब की हालत देखकर करण उसके पास आकर बैठ गया और अपने जेब से एक लेप निकालकर उसके माथे पर लगने लगा। इसके बाद आरव की आंखें अपने आप बंद हो गई और वह वापस से गहरी नींद में सो गया। यह देखकर कुमार और शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर करण यादव के पास रहा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि आरव अब अच्छे से सो गया है तो वह वहां से उठकर जाने लगा, पर जाने से पहले उसने उन दोनों को देखा और कहा, वह अब ठीक है, तुम लोग आराम करो, सुबह आकर मैं आपको उठा दूंगा। ये कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिव और कुमार दोनों अपने बिस्तर पर बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। भाई, तुम्हें यह आदत थोड़ा अलग नहीं लगता? उसे देखकर ना मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बाहर से जो दिखता है ना अंदर से कुछ और ही लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कारण और माहेश्वरी जैसी निपुण जादूगर उसके साथ क्यों रहते और इसकी इतनी चिंता क्यों करती है? जरूर उसके पास कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में ये हमें नहीं बता रहा। मैंने कई बार कुछ जादू खरगोश के बारे में सुना है। चुप कर क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आरव बीमार हो उसने बताया था ना, कि उसका एक दुर्घटना के कारण उसकी कुछ यादें मिट गई है, और अगर कोई इंसान अपनी कुछ आधी जिंदगी भूल जाए तो उसका ऐसा हाल होना लाजमी है। हमें जितना हो सके उतना संभाल कर रहना है। यहाँ पर अगर हमें कोई थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हमें यहाँ से बाहर निकलने में वह घमंडी आचार्य देरी नहीं करेंगे। इतनी मेहनत करके हम यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी मेहनत को अब हम जय नहीं होने देंगे। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह होने के साथ सभी लोग बहुत बड़े ग्राउंड में आकर एकत्र हो गए और अलग अलग आचार्य गुरु के शिष्य उन्हें सीखने के लिए अलग अलग दिशा में ले गए। आरव कुछ 50 स्टूडेंट के साथ आचार्य के पीछे पीछे एक कक्ष में चले गए। वहां आने के बाद उसने देखा कि बहुत बड़ा हॉल जैसा था।
सर वहीं पर जमीन पर बैठकर ध्यान करने लगे। जैसे जैसे आचार्य उन्हें कह रहे थे वैसे वैसे वह सभी कर रही थी, पर आरव का मन तो ये सब में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो पूरा कहीं और ही था, जिसके कारण 2 बार आचार्य गुरु ने उसे रोक भी दिया। बेमन से आराम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। उसे भी लगा कि उसे अब उसे सपने को भूलकर अभी जो वह कर रहा है उसे पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए वह बहुत अच्छे से ध्यान करने लगा। पर इस बात का ध्यान रखा कि कहानी उसके ध्यान मुद्रा में आने के बाद उसकी वह सुनहरी शक्ति वाली रोशनी उज्जवल ना हो जाए, क्योंकि कारण के पिताजी ने उसे साफ कहा था कि अपनी कुछ शक्तियों को वह छुपा कर रखी जब तक उसे खुद के बारे में, यानी इस जन्म में उसने जिस शरीर में प्रवेश लिया था उसे शरीर के बारे में उसे कुछ पता ना चल जाए। हालांकि आरव में इस बारे में किसी को नहीं बताया था, पर उसने करण के पिताजी की बातों को सुनकर यही फैसला लिया था। दूर से माहेश्वरी भी आरव को देख रही थी और उसके चेहरे को देखकर वह समझ गई कि वह फिर अपने सपने को लेकर परेशान है। कारण भी सुबह ही महेश्वरी को सारी चीज बता दिया था। अब वह दोनों सोच रहे थे कि कैसे आरव का ध्यान उसे सपने से हटाकर दूसरी तरफ लगाए। आरव ध्यान कर ही रहा था, फिर उसने अपनी एक आंख खोलकर अपने चारों तरफ देखने लगा, जहां सभी बच्चे बहुत ही आराम से बैठे हुए अपनी अंतरात्मा को एकांत जगह पर रखकर आध्यात्मिक शक्तियों को अपने मंत्र के साथ जोड़कर अपनी जादू शक्ति का स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी स्टूडेंट के चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी भी नजर आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करके अपना ध्यान एकांत करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब आ रहा हूं अपनी एक आंखें खोली इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर किसी और की नजरों से जान मिली। उसके सामने कुछ दूरी पर बैठी काव्या भी उसी तरह अपनी आंखें खोल आसपास देख रही थी, और जैसे उसने आरव को देखा वह उसे देखते हुए सोचने लगी कि इस इंसान को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इससे मिल चुकी हूं, और इसे देखकर मुझे बहुत अलग सा एहसास होता है, कुछ ऐसा जैसा कि मैं बहुत ही ज्यादा दुखी और पछतावा महसूस करती हूं, पर ऐसा क्यों। आरव ने जैसी काव्य की नजरों को देखा उसे कुछ अजीब सा लगा और वह उसकी नजरों को देखते हैं कहने लगा हूं आखिर ये लड़की है बहुत खूबसूरत और इसकी आंखों में एक अलग सा एहसास है। इसकी आंखों में देखकर पता नहीं मेरा हॉट बीट इतना फास्ट क्यों चल रहा है, क्या मुझे हॉट अटैक आने वाला है। आरव तू ये सारी चीजों को छोड़ और जो आचार्य गुरु कर रहे हैं उसे पर ध्यान दे। भूल गया क्या अपना सपना ऐसी लड़की ने या इसी तरह जैसे ही एक जादूगर लड़की ने इस भोले लड़का को जान से मारा, इसके बारे में तुम्हें पता करना है। तुम्हें बहुत संभाल कर हर चीज करनी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एपिसोड 17। काव्य से अपना ध्यान हटाकर आरव अपने मेडिटेशन पर ध्यान देने लगा और कुछ ही पल में उसके शरीर से हल्की हल्की पीली रोशनी निकलने लगी, जिसे वह बहुत मुश्किल से अपने अंदर से बाहर निकालने से रोक रहा था। अगर वह अभी अपने आप को काबू नहीं करता तो वह पूरा कमरा रोशनी से भर जाता, जिससे वह सबकी नजरों में आकर मुसीबत में पड़ सकता था। पैसे तो उसके और उसके जैसे बाकी कुछ लड़की और लड़के के शरीर से इस तरह की रोशनी निकल रही थी, पर कुछ अलग अलग रंग के, किसी के हर तो किसी के नीले, किसी की पीली तो किसी की हल्की सी गुलाबी। एक आचार्य गुरु जो सबके ऊपर नजर बनाए हुए आसपास उन स्टूडेंट के घूम रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा स्टूडेंट की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही तीव्र गति से उच्च हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर वह महसूस कर पा रहे थे कि यहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शक्ति ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसे कमरे का तापमान बढ़ने लगा। आचार्य गुरु सभी के आसपास चक्कर लगाते हुए सबको ऑब्जर्व ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर में उनका मेडिटेशन क्षेत्र खत्म हुआ और आचार्य गुरु अब कुछ देर के बाद उन्हें वहां से जाने को कहकर वह दोनों आचार्य वहां से चले गए। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट अपने मेडिटेशन के समय चक्र से बाहर आकर नॉर्मली होकर बैठ गए। सबका ध्यान साधना का वक्त अलग अलग था। अभी भी कुछ लोग मेडिटेशन में बैठे हुए थे और कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। यार वह देख, सिद्धि के चारों ओर सफेद रोशनी है। अरे तू जानता नहीं क्या वह राजकुमारी सिद्धि है, पारस साम्राज्य की राजकुमारी। उसे तुम सीधा सीधा नाम से नहीं पुकार सकते, उसके नाम से पहले उस राजकुमारी कह सकते हो। दो दोस्त आपस में बातें करते हुए आसपास के स्टूडेंट को देखते हुए यह बातें कर रहे थे। अरे वह देखो, काव्य भी अभी तक मेडिटेशन कर रही है। इन राजघराने के राजकुमारी और राजकुमारों का मेडिटेशन कितना उच्च होता है ना। हमें तो ध्यान लगाते हैं उठ में उठ जाते हैं, पर इन लोगों का कितना एकत्र के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, उसे लड़के के शरीर से भी कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है। जब हम जंगल पर ठीक तो कितना मजाक बना था इसका, पर इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत तीव्र है। धीरे धीरे माहेश्वरी, काव्य, करण, कबीर इन लोगों ने भी अपने ध्यान मुद्रा से बाहर निकालकर आराम से वहीं पर बैठ गई। माहेश्वरी अपनी जगह से उठकर अब के पास आकर बैठ गई और उसे देखने लगी। ऐसा करते ही बाकी लड़कों का तो जलन के मारे चेहरा लाल पड़ गया, तो वही लड़कियां भी बहुत इंटरेस्टिंग के साथ माहेश्वरी और आरव के बीच हो रही चीजों को देख रहे थे। कारण भी माहेश्वरी के बगल में आकर बैठ गया, पर उन्होंने आरव के साथ अब से एक शब्द भी नहीं कहा। तभी एक लड़की वहीं पर बेहोश हो गई और गिर पड़ी। ये देखकर सब उसके आसपास होकर उसे देखने लगे। काव्य उसके माथे पर हाथ फिराते हुए उसे जचने लगी, तो वही एक स्टूडेंट आचार्य गुरु को बुलाने के लिए चला गया। इसी वक्त आरव ने भी अपने आंखें खोल दिया और उसने देखा कि एक लड़की को गोद में लिए काव्य उसके माथे पर हाथ फिर रही थी। ये देखकर आरव भी उठकर वहां पर आ गया। सब उसे लड़की को घेर कर बैठे थे। ये देखकर आरव ने कहा, अरे ऐसे क्यों घेर के रखे हो, थोड़ी हवा आने दो उसे। इस बंद कमरे में इतने सारे लोगों के साथ रहकर सांस लेने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसकी बात को सुनकर कबीर ने कहा,
तुम्हें बहुत पता है, तुम्हें बहुत ज्ञान है इन वेदों की, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है तुम बस ध्यान मुद्रा में बैठने की नाटक ही कर रहे थे। हाँ और नहीं तो क्या, तुम जैसा इंसान इतनी समय तक ध्यान करने करके तो बैठ ही नहीं सकता। ये सब किसी को दिखाने के लिए करना बंद करो और चुपचाप बैठो, अभी आचार्य गुरु आएंगे तो देखेंगे। कबीर और उसके दोनों चमचे आरव को बुरा भला कहने लगे और उसकी बात नहीं सुनी और सबको थोड़ी दूर होने को कहा और उसे लड़की को ध्यान से देखने लगा। करण ने आपके आसपास देखा तो कोई भी आरव की बात मानने को तैयार नहीं था। ये देखकर कारण ने एक भारी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं आरव ने क्या कहा, दूर हटो यहाँ से और खिड़की खोलो यहाँ का। उसकी भरी और दमदार आवाज को सुनकर सब 2 कदम पीछे हो गए और कुछ लोग को दूरी पर जाकर बैठ गए और कुछ लोगों ने एक बड़ी सी खिड़की खोलकर पर्दे को बांध दिया, जिससे बहुत तेजी से एक हवा का झोंका वहां पर आया, जिसे महसूस करके वह लड़की थोड़ी हर चीज के शरीर में थोड़ी हलचल हुआ। ये देखकर आरव उसके पास आ गया और उसके खुले हुए पूरे बाल को देखते हुए वह महेश्वरी को देखकर अपने हाथ में बांधा एक रबर उसे दे दिया। महेश्वरी उसके इशारे को समझकर उसे लड़की के बाल को बांधकर ऊपर बांध दिया। आरव अपने जेब में रखे एक कपड़े को बोतल के पानी से गिला करके उसे लड़की के माथे पर रख दिया और उसके आंखों में हल्का पानी छिड़ककर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। हर एक एक्टिविटी को देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसी पानी के बंदे उसे लड़की की आंखों में गई, वह लड़की उठकर इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसा अचानक से उतरे देखकर अरब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आराम से, कुछ नहीं हुआ है, पहले अपने सांसों को काबू करो। उसने इतने धीरे और प्यार से कहा कि वह लड़की उसके तरफ देखने लगी और बस सर हमें दिला दे। आर्मी एक बोतल उसके आगे कर दिया और धीरे धीरे उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, धीरे से 2 बार पानी पियो और लंबी गहरी सांस में। उसे लड़की ने बिल्कुल वैसे ही किया। तब तक आचार्य गुरु भी आ गया। जब उसने देखा तो वह लड़की आराम से बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। उसने उसके पास गया और उसके माथे पर हाथ रख तो उससे कोई परेशानी नहीं देखी। तुम बिल्कुल ठीक हो, बस जबरदस्ती अपने आप को गहराई में जाने की कोशिश मत करो, तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा सूर्य है जिसकी तप तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, अगली बार ध्यान रखना। ये कहकर आचार्य वहां से चले गए। सब धीरे धीरे करके वहां से जाने लगे। अब कुछ ही लोग वहां पर मौजूद थे। अब उसे देखते हुए मुस्कुराकर खाने लग गया कि तुम्हारा आध्यात्मिक ऊर्जा सूर्य है, तभी इतने बंद जगह पर तुझे मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अगली बार खिड़की के आसपास या हवादार जगह पर मेडिटेशन करने बैठता ताकि तुम्हारी ऊर्जा यहां से बाहर जा सके। ऐसे सबके बीच बैठोगे तो तुम्हारी ऊर्जा कहानी एक ही जगह इकट्ठा होकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। तुम ये सब कैसे जानते हो, तुम तो हमारी तरह अभी सब सीख रहे हो ना। बस मुस्कुरा दिया। अब उसके सर पर हाथ फिरकर वहां से चला गया। माहेश्वरी ये देखकर उसका मुंह बन गया और वह अपनी खुद से भरी आंखों से उसे लड़की को घूरने लगी। आर के जाने के बाद वह उसे लड़की को बहुत गुस्से से अच्छी और मुंह बनाते हुए वहां से आरो के पीछे चल पड़ी। ये देखकर काव्य और उसे लड़की को बहुत अजीब लगा क्योंकि माहेश्वरी बिल्कुल ऐसे कभी नहीं थी। करण अपनी बहन को जानता ही था, आप लेकर माहेश्वरी बिल्कुल बदल जाती थी और उसे डर था कि कहीं आप और माहेश्वरी के बारे में यहाँ मौजूद किसी को कुछ पता ना चल जाए। एपिसोड 18। यार सच में ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ आए इतने दिन हो गए पर तब तक हम यह नहीं जान पाए कि होने वाली प्रतियोगिता में आखिर ऐसा क्या होगा जिससे सारी स्टूडेंट के शक्तियों के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हमारे साथ आए सभी लोग में कोई ना कोई खूबी जरूर है और जहां पर मुझे पता है तो वह 2 राजकुमारी और मेघा राज्य की राजकुमारी के बारे में तो सभी जानते हैं। और तुम लोगों ने देखा कि एक और लड़की है जो भले ही राजकुमारी नहीं है, फिर उसकी शक्तियां उन तीनों शक्तिशाली राजकुमारी के बराबर की थी। यहाँ मैं कितने दिन हो गए तब अभी तक हमने कुछ लड़की के बारे में जान ही पाए हैं, पर अब तक बात नहीं कर पाऊं। 2 लड़की आपस में बातें करते हुए माहेश्वरी और जादू नगर की विद्या निकेतन के बारे में बातें कर रहे थे। उन्हीं की दूसरी साइड आरव अपनी जादू मंत्र की किताबें पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते वह घास पर ही लेट गया, पर उसकी ध्यान अभी उसकी किताबों पर ही जमी हुई थी। कल उसके पास शिव और कुमार की आकर बैठ गए, उनके हाथों में भी कुछ किताबें मौजूद थे। वह दोनों उसके अगल बगल में बैठकर आरव को लेटा हुआ देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। क्या बात है आरव, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट लेकर तुम इस किताब को पढ़ रहे हो, भूल गई क्या ये किताब काली और 5 रत्न के आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने के बाद ही किसी काम की होती है, क्या तुम सच में इतने आगे बढ़ गए हो। शिव हंसने लगा। आरव ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तो बस उसके कर को देखकर इसे उठा लाया, पुस्तक पुस्तकालय से ले आया। उसकी बात सुनकर उसके बाद सुनकर सिर्फ और घूमने ऐसे सनराइज जैसे कि उनके लिए यह कोई नई बात नहीं हो। उन्हें समझ नहीं आता था कि आगे ऐसे क्यों हर चीजों को लेकर कभी बहुत सीरियस हो जाता था तो कभी बहुत ही सीरियस बात को हवा में पूरा कर वहां से चला जाता था। आज भी ऐसा ही होगा। सभी को एक खास वक्त दिया गया था कि वह लाइब्रेरी में जाकर उनकी आने वाली परीक्षा के लिए या कंपटीशन के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी, पर यहाँ भी आया कोई भी किताब लाकर पढ़ रहा था। हालांकि और कुमार यह साथ महसूस कर सकते थे कि उनकी शक्तियां आपकी शक्तियों के सामने कुछ नहीं है, फिर भी उनका ऐसा नहीं बहुत ही अजीब लगता था। तभी वहां पर कारण और माहेश्वरी भी आ गए। माहेश्वरी के हाथों में 3 किताबें थी तो वही कारण के हाथों में 2 किताबें, जो उनके सामने आकर बैठ गए। आरव नहीं देखकर सीधा बैठ गया और अपने किताब बंद करके उन्हें देखते हुए कहने लगा,
तो बताओ क्या क्या से क्या है अपने विशेष। अच्छा में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी के साथ रहता हूँ, जहाँ देखो तुम्हारे बारे में, ये तुम्हारे पिता के बारे में ही बातें होती रहती हैं, क्यों, सही कहा ना। इसे सुनकर से और कुमार ने अपनी गर्दन अपनी किताबों में कर दी और ऐसा दिखने लगे जैसे कि उन्होंने किसी की बात सुनी भी नहीं। ये देखकर आरव का मुंह बन गया। तो वही कारण ने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों यहाँ से कोई दूरी पर जाकर बैठ जाओ। वो दोनों वहां से उठकर जाने लगे तो आरव कहा, तुम हमेशा इन दोनों को भाग क्यों देते हो, जब भी मेरे पास होते हैं। तुम्हें उनके साथ दोस्ती नहीं करनी तो मत करो ना, पर यह मेरे रूममेट है, तुम ऐसे ही किसी के ऊपर अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं तो बस यही दूर जाने को कहा है, पर तुम्हारा तरीका गलत था। तो क्या तुम उसके लिए तुम मुझसे लड़ाई करोगे? बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रहे हो। मैं अजीब होते नहीं जा रहा हूं, तुम घमंडी हो रहे हो। कारण जो शोहरत हर इज्जत नहीं यहाँ मिल रही है, ना तो तुम्हारे पिता की है, ना कि तुमने ये सब कमाया है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपने पिता की शोहरत के दम पर यहाँ अपना अधिकार जमा लो। आरव, तुम मुझसे ही क्या कह रहे हो? तभी माहेश्वरी ने कारण के कंधे पर हाथ रखा और उसकी गांड में कुछ कहा, जिसे सुनकर कारण की आंखें छोटी हो गई और आरव को बहुत ध्यान से देखने लगा। तो वही शिव और कुमार भी कारण का की नजरों का पीछा करते हुए यार की तरह देखे, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा हैरानी हो गई, क्योंकि उसे वक्त आरव के शरीर के चारों ओर एक काली परछाई की तरह कुछ तनरक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वह लोग बहुत कुछ नहीं पर कुछ कुछ तो समझ गए कि अब इस तरह से क्यों कह रहा है। तभी माहेश्वरी की नजर आर के हाथ में पड़ी इस काली किताब पर बनी, जिसे देखकर माहेश्वरी ने उसके हाथों से वह किताब चाहिए और कारण से देखकर कहा, इसलिए इसके सही जगह पर रख कर आ जाओ, ये किताब हमारे लिए नहीं है। करण वह किताब लेकर जल्दी से ग्रंथालय के में ऑफिस बिल्डिंग की तरह भाग गया। तो वहीं कुछ देर के बाद आरव का शरीर एकदम ढीला हो गया और उसने अपनी आंखें बंद करके वही खास पर लेट गया, उसे जैसे कि वह नीचे गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके साइड के पीछे अपना हाथ रख दिया। ये देखकर सब इंस्टाग्राम देखने लगे, तो वहां राजकुमारी काव्य अपने दोनों हाथ डाला के साइड के पीछे लगाए हुए उसे धीरे से वहीं पर लेटा दिया। ये देखकर महेश्वरी ने गुस्से भरी निगाहों से काव्य को देखा, फिर उससे देखकर आर की साइड पर बैठ गई और अब के बालों पर हाथ गिरते हुए कहने लगे, मैं अपने दोस्त का ख्याल रखेगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी, मुझे बस कुछ सवाल पूछने थे, इसलिए मैं यहाँ पर ध्रुव से मिलने आई थी। एपिसोड 19। आपने देखा कि आरव उसे कई जादुई किताब को ग्रंथालय से ऐसे ही उठा कर ले आया था और कुछ देर उसे अपने पास रखने के कारण उसके ऊपर जादू काली परछाई का असर होने लगा। उसके कारण कारण और उसके बीच बहस होने लगी, पर माहेश्वरी ने जल्दी से ही पता लग नहीं चल गया कि आरव ऐसा क्यों कर रहा है, और जैसे ही कुछ काली किताब से आरव से दूर किया, वैसे आरव की आंखें बंद होकर नहीं नीचे गिरने लगा, जिसे राजकुमारी काव्य नहीं सहारा देखकर नीचे लेटा दिया। ये देखकर महेश्वरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब आगे शिव और कुमार की मदद से माहेश्वरी में आप उसकी कक्षा में ले आए। इस वक्त दिन का समय था, इसलिए सभी छात्र को एक दूसरे की छात्रावास में जाने के लिए अनुमति थी। मैं रात के समय कोई भी छात्रावास दूसरे छात्रावास के कक्ष में नहीं रह सकता, यह वहां का नियम था जो सभी के ऊपर लागू होती थी। आरव को बिस्तर पर लेटाने के बाद माहेश्वरी में पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमारी काव्य और उसकी दोस्त नील हाथों में किताबें पड़े हुए वहीं पर खड़ी थी। ये देखकर महेश्वरी ने कहा, आप तुम दोनों जा सकते हो आरा का ख्याल में, और मेरा भाई रख लेंगे, वैसे भी हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वह हमारे साथ ही रहता है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हैं, हम तो बस देखना चाहते थे कि आपकी इस हुआ क्या है, इतनी जल्दी उसे किताब में इसके शरीर के अंदर कैसे प्रवेश कर लिया। जहाँ तक मुझे उसकी किताब के बारे में पता है, उसे किताब को तो कोई आम इंसान बहुत ही कम समय के लिए अपने हाथ में पढ़ सकते हैं, बड़े आचार्य या आचार्य गुरु ही कुछ किताब को लंबे समय के लिए छू सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पर आरव किताब को इतने समय तक अपने पास रखो और उसे पढ़ते भी लगा और उसे पर इसका आंसर बहुत ही जल्दी भी हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? माहेश्वरी ने उसे देखकर कहा। तभी करण वहां पर आ गया, उसके साथ एक आचार्य भी थी, जिसके आने से वह वहां पर शांति छा गई। आचार्य वहां पर आ गए और आरोग्य माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदा बुदा कर अपनी आंखें खोली और आरव की तरफ देखकर कहा, ये लड़का सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। ग्रंथालय में सभी को अच्छी तरह से बताया गया था कि ग्रंथालय में कुछ किताबों को छोड़कर बहुत सारे किताबें उनके लिए नहीं है, फिर भी इस ऐन नियम तोड़कर अपने हाथ में ये जादू किताब ले लिया। अब इसका आंसर जिसके ऊपर बहुत गहरा तो नहीं हुआ है, फिर भी इतना तो हो चुका है कि जिससे इसके आध्यात्मिक शक्तियों पर असर पड़े। ये कहकर आचार्य वहां से चले गए। करण ने सर हिलाया लाया और कहा, एक और सजा, ये थकता नहीं है गलतियां कर करके, अब इसके साथ मुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा। मैं सुनकर माहेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नील काव्य और एक दूसरे को देखकर वहां से चले गए। बाहर आने के बाद में कल के हाथों से किताबें लेकर उसके साथ चलती हुई उससे कहने लगी, उन्हें ये लड़का पूरा अलग नहीं लगता, मतलब उसके अंदर कुछ करना है तो घर पर उसकी तरफ आकर्षित होती है। ये सुंदरकांडियां चलती हुई रुक गई और उसे देखकर ध्यान लगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे किसी की याद आती है, पर किसकी? क्या तुम्हें कैसा लगता है कि तुम मुझे जानती हो? कामिनी सर, याद मुझे नहीं पहुंची, जाना पहचान कैसा कैसा हो सकता है, जादूगर है और जो भी है वह उसे वक्त अलग अलग निकेतन में है मुझे लगता है।
तुम भी अपनी आध्यात्मिक के साथ और भी सख्ती है आपके बारे में पढ़ने और जानना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक पता है तुम्हारी स्मरण स्मृति काफी ज्यादा कमजोर है। कमजोर नहीं है, मेरी स्मृति बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं पिछले जन्म की सारी बातें याद रख सकूं मुस्कुराते हुए दिखाने को देखकर कहाँ मिलेगी। तुम सबसे छुपा के चलो बता दो। इसलिए काव्य का चेहरा काला पड़ने लगा और वह इधर उधर देखते हैं जल्दी से तेजी से चलने लगी तो वही मेरी उसे चलते हैं उसके पीछे भागने लगी। भारत साम्राज्य में भैरव पत्नी पिता और माता के साथ बैठा हुआ भोजन कर रहा था, बहुत ही ज्यादा चिंतित नजर आ रही थी। उसे देखकर वैभव की हाथों की मूर्ति बन गई, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जाता था कि उसकी माँ कितनी दुखी और चिंता में क्यों है। उसके पिताजी सो रही थी। खाना खाने के बाद एयरपोर्ट के साथ महल के चारों तरफ घूमने लगी और कुछ दिल में भी वैभव को लेकर आरव के कब्ज में पहुंच गए हैं जहां आप कर रहे हो, तो बहुत ही अजीब सा बटन महसूस होने लगा था। वह अपना पिता के सामने कुछ भी जाता नहीं रहा था। वही व्यक्ति के पिता, उदासी भरी लव स्टोरी, खुद की किसको किस हुआ तो तेरे लिए बहुत बड़े चाहता हूँ कि तुम उठ जाओ और हमारे सभी दुश्मनी सभी काफी लोगों की तरह सपने में गंगानगर अपने भाई को ढूंढ कर लिया, लेकिन मुझे पता है तो बहुत ज्यादा करते हैं। वह मेरा भाई है। शांति, टेंशन अपने को हो जाए तो वह सर पकड़ कर बैठ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह आपको उठकर इधर उधर देखने लगा, जहां पर एक किनारे से और कुमार किताब पढ़े हुए उसे कर रहे थे। तेरा जमीन पर चटाई बेचकर महेश्वर कारण मुद्रा में बैठे हुए थे। आरव को शिव ने उठते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास आते हैं और सुपारी देकर पीने को कहा। कुछ नहीं करो, याद किया कैसे याद आया कि काली किताब की तरह आकर्षित होगा उसकी तरफ बढ़ गया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं, याद करती थी उसने अपना सर पकड़ लिया होगा मैं ही उसके किताब की तरफ में। दुनिया सेकंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक मछली जिंदा है जो लोगों को हिप्नोटाइज करता है, खुद खा जाती है। मेरी जिंदगी दुनिया में लिया था मैं लगाकर टेक्नोलॉजी और विज्ञान को बरतते हो तो देख सकता, पर यह क्या जादू ले आया है। क्या तो हर धोखड़ाम पर खर्चा ही खतरा मिलता है। मुझको सेहत पहचाने बिना किसी लड़की के बात करते हैं तो वह मेरी बात मानती नहीं। एपिसोड 20। आरव अपने बिस्तर पर बैठा अपने सर पर हाथ रखे हुए किसी गहरी सोच में घूम था कि तभी करण उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चलो रात्रि भोजन का वक्त हो गया है और कल सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आचार्य हमें बताएंगे, इसलिए कल किसी भी हाल में हमें सुबह जल्दी उठकर उनके कक्ष में जाना है। आरव ने सर हिलाया और वह सब एक साथ रात के खाना खाने के लिए चले गए। हर छात्रावास के बिल्डिंग के सबसे निचले फ्लोर पर उनका कैंटीन या भोजनालय था, जहां पर वह लोग तीनों समय का भोजन करते थे। बहुत सारे छात्र बहुत जल्दी भोजन करके अपने कक्ष में ध्यान करते थे या अपनी जादू और शास्त्र ज्ञान को और भी प्रबल बनाने में लगे हुए होते हैं। माहेश्वरी आरव को अपना ध्यान रखना को कहकर वह अपने छात्रावास की तरफ चली गई। आरव खाना खाने के बाद अपने रूम में चला गया। नहीं, माहेश्वरी अपने कैंटीन में बैठी, इसलिए कुछ दिनों से उसका बेटा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह ऐसे क्यों होते जा रही है। उसे आरव की चिंता ज्यादा थी या वह ये नहीं चाहती कि आरव का याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि जितना वह आरव के बारे में जितना जानती थी उसे हिसाब से आरव एक गरीब और स्वाभिमानी लड़का है, और अगर उसे यह बात पता चल जाएगी कि महेश्वरी में उसे झूठ कहा है तो कहीं उसे छोड़कर चला ना जाए। आरव के बारे में इतना सोचते हुए खुशी गई थी उसे यह महसूसी नहीं हुआ कि कोई उसके आसपास आकर बैठा है। काव्य जो बहुत टाइम से महेश्वरी को देख रही थी, उसने देखा कि माहेश्वरी बहुत ही गहरी ख्यालों में घूम थी। ये देखकर काव्या ने मन ही मन कहा, जहां तक मैं इसे जानती हूं ये कभी ऐसा नहीं करती थी। आंखों से हुआ क्या है, हमें मिले हुए इतना वक्त भी नहीं हुआ है कि यह कितना बदल जाए। मेल न्यूज के बगल में बैठी हुई थी, अपना खाना खाते हुए कहने लगी, तुम ज्यादा मत सोचो, यह उसी के बारे में सोच रही होगी। पता नहीं वह लड़का आखिर है कौन जिसके पीछे यह और उसका भाई दोनों ही इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वह लड़का भी कुछ खास नहीं लगता, पर उसकी शक्तियां बहुत ही अलग लगती है मुझे। तुम ये बात कैसे कह सकती हूँ? अरे तुम आपने देखा नहीं कि हर बार वह कुछ भी चीज करता है तो पहली बार में ही वह सफल हो जाता है, मतलब उससे सारी चीज एक बार में ही समझ आ जाती है, और उसकी आध्यात्मिक शक्तियां भी हम सब से थोड़ी ज्यादा ही है। भले ही नींद धीरे धीरे ही काव्य से बातें कर रही थी, पर उसकी आवाज उसके पीछे वाले टेबल पर बैठे रिद्धि सिद्धि के कर्म पर भी पड़ गई। उन दोनों ने उनकी आवाज सुनी और ज्यादा ध्यान न देते हुए चुपचाप अपना खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। पारस साम्राज्य की राजकुमारियां होने के कारण उन्हें किसी के साथ कैमरा शेयर करना नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विद्या निकेतन के आचार्य को दिया गया था। भारत साम्राज्य के किसी भी सदस्य को पूरी दुनिया में अलग दर्जे से देखा जाता है, चाहे वह कोई भी हो। माहेश्वरी और काव्या, नील तीनों ही एक ही कमरे में रहते थे। माहेश्वरी अपने किताब लेकर बिस्तर पर बैठ गई तो वहीं काव्य खिड़की के पास चांद को देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम हो गई। उसे एक नजर देखकर माहेश्वरी ने नील की तरह देखकर कहा, आखिर यह राजकुमारी इतनी शांत कैसे हो गई है? पहले तो हर वक्त अपने गुस्से और अहंकार में रहती थी, और यह इतनी चुपचाप और दुखी क्यों है? नील काव्य की तरफ देखकर, हाँ पता नहीं मुझे भी। राजकुमारी काव्य उसे दिन से बहुत बदली बदली नजर आ रही है। जिस दिन उन्हें पता चला कि वह विद्या निकेतन अपनी जादुई शक्तियां के बारे में अध्ययन करने जा रही है। राजकुमारी काव्य मुझे हर बातें शेयर करती है, पर पता नहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया।
पर ऐसा कैसे हो सकते हैं, उसका तो बचपन से ही सपना था। नील: हाँ, मुझे भी पता है कि राजकुमारी काव्य का बचपन का सपना था यहाँ पर आकर अध्ययन करना, पर मैं जब कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई महल को छोड़कर और मैं वापस आई, तब से मुझे राजकुमारी काव्य बदली बदली लगती है। नील की बात सुनकर महेश्वरी अपनी किताब हाथ में लिए हुए कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ राजकुमारी काव्य का तो बचपन से ही यही सपना था कि वह यहाँ पर आकर सबसे उच्च दर्जे की राज जादूगरनी बनकर बाहर सभी को अपनी शक्तियों से आश्चर्यचकित कर दे। जब हमारी आखिरी मुलाकात कुछ उसे परीक्षा में हुआ था तो मुझे याद है उसने क्या कहा था कि अगर हम दोनों का इस यूनिवर्सिटी में आमने सामना हो तो हम हमारी अध्ययन पूरे होने के बाद एक बार एक दूसरे की विपरीत प्रतियोगिता जरूर करें और उसके बाद खुद ही परिणाम निकल जाएगा कि उन दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी कौन है। पर नील ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपने बिस्तर पर बैठकर काव्या की तरह देख रही थी। काव्या इस वक्त सफेद नाइट गाउन में उसकी लंबी खुले बालों को पीछे करते हुए बाहर चांद की तरफ देखकर किसी गहरी सच में गुम थी और उसके चेहरे पर एक मायूसी साफ नजर आ रही थी, जो नील बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर उसे यह बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह मायूस क्यों है। पर कुछ था जिसे लेकर राजकुमारी काव्य बहुत ही ज्यादा परेशान है और उसे बात को लेकर वह बहुत ही ज्यादा अपने आप को गुनहगार महसूस कर रही है। आखिर ऐसा क्या कर दिया राजकुमारी ने जिसे पछता उसे अभी तक हो रहा है? वही राजकुमारी काव्या बस एक तक चांद को देखते हुए सोचने लगी। क्या उसने मन ही मन अपने आप से सवाल करने लगी, क्या उसने की जो किया था वह सही था? उनकी जान लेना उससे अब बहुत ही बड़ा गुनाहगार रहा थी, जो कि कहीं ना कहीं सच था। उसे अब अपने आप से नफरत होने लगी। उसने किसी का विश्वास को बहुत बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है और वह अपने किए गए फैसले को लेकर अब बहुत ही ज्यादा पछता रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी भर आए, जिससे उसने अपने अंदर ही समा लिया और अपने आप खुद से जान को देखते हुए कहने लगा, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अपनी गलतियां सुधार कर उसे पूरी तरह से अपनाना चाहूंगी। काश पिताजी जो कह रहे हैं वह सच हो जाए, काश वो जहां भी हो ठीक हो, काश उसकी शक्तियां जागृत हो जाए कि सब मन ही मां प्रार्थना करते हुए काव्या ने एक गहरी सांस ली और वहीं पर बैठी हुई बाहर की ओर देखने लगी। आज चांद की रोशनी उसकी बेताब चेहरे पर पड़ रहा था और ठंडी हवाएं उसकी बालों को हवा में उड़ा रहे थे। उसे हवा को महसूस करते हुए काव्या ने अपनी आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करने के बाद उसके चेहरे पर वही तुझे दिखाने लगा जो आरव अपने सपने में देखा था कि एक लड़की एक लड़के को बहुत बुरी तरह से धोखा देकर मार डाली। फिर अचानक से काव्या के सामने आरव का चेहरा आ गया। फिर याद करते हैं उसने जल्द से अपनी आंखें खोलता और हफ्ते हुए खुद से कहने लगी, यह मैंने क्या देखा? वही आधी रात के समय जब आएगा को बहुत अभी रात को जब आएगा को बेचैनी होने लगी और इधर उधर देखने लगा। मैं उसे समझा नहीं आया कि उसके साथ यह सब हो क्या रहा हूं कि तभी उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ी जो धीरे धीरे खाली रोशनी से भर रही थी। पर वह बिना कुछ बोले धीरे से उठकर अपने कमरे के बाहर चला गया और अपने बिल्डिंग के सबसे ऊंचे टॉप फ्लोर टेरेस पर आकर अपने हाथ पैर और शरीर को देखने लगा, जहां से हरी रोशनी बहुत तेजी से उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। ये देखकर आराम घबराने लगा। फिर कुछ देर के बाद उसने अपने आप को शांत किया और एक जगह ध्यान मुद्रा में बैठ गया। भले उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, ध्यान एक ऐसी चीज थी जिससे वह हर चीजों को अच्छी तरह से समझ सकता था, इसलिए वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने लगा हूँ। धीरे धीरे वह इस अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गया जहाँ बहुत सारे रोशनी उसके चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रहे थे और वह रोशनी बहुत ही अलग अलग तरह से थी। आरव कभी भी अपनी ध्यान करते समय ऐसे महसूस नहीं किया था, पर वह देखना चाहता था कि वह कितने समय तक और कितनी गहराई के साथ ध्यान कर सकता है। अब उसे अपने शरीर पर हल्का हल्का कंपन महसूस होने लगा और अपनी आंखें जिसमें अब चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था, अब एक अलग ही दुनिया उसे दिखाने लगी। उसे याद आया कि मेडिटेशन के पहले दिन क्लास में आचार्य ने उन सब से क्या कहा था। जैसे जैसे उनकी जादुई शक्तियां बढ़ने लगी थी वैसे वैसे वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियां और ज्ञान की शक्तियां में गहराए और एक ऐसी दुनिया अपने आसपास बना लेंगे जहां पर सिर्फ वह अपने शक्तियां और ध्यान माध्यम से जा सकते हैं। ये याद करते हुए आरव अपने मेडिटेशन की तरह अपने चारों तरफ देखने लगा, पर उसे चारों तरफ एक अंधेरा की नजर आ रहा था और जगमगाते सितारे और कुछ रोशनी नजर आ रहे जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। पर सबसे ज्यादा एक हरी कलर की रोशनी उसके चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में घूम रही थी। मैं देखकर उसने अपना हाथ आगे किया और उसे रोशनी को पकड़ना चाहा, पर वह रोशनी धीरे धीरे करके उसके शरीर के अंदर आने लगा और जैसे जैसे वह उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से सम्मानित हुआ वैसे वैसे आपके शरीर बहुत बुरी तरह से कांपना शुरू कर दिया और उसके सर पर भी एक बहुत ही तेज दर्द हुआ, जिसे सहन करते हुए उसने अपना एकाग्रता नहीं छोड़ा और अपनी आंख बंद रखकर अपनी खुशी जादुई दुनिया में अपने आप को काबू करने की पूरी कोशिश करने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भर चुका था। अब भारी रोशनी धीरे धीरे मध्य होने लगी और कुछ ही देर में वह रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो गई और कुछ रोशनी उसके चारों तरफ घूम ही रही थी, पर उसे रोशनी के गायब होने के बाद आरव को बहुत ही हल्का महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह एकदम बदल की तरह हल्का हो चुका है और उसे अपने हाथ पैर और पूरा शरीर एक रुई की तरह महसूस होने लगी, जब बहुत ही ज्यादा आरामदायक और नाजुक हो चुका था। यह महसूस करते हुए उसका शरीर जो कुछ वक्त पहले पसीने से भरा हुआ था और पूरी तरह से कांप रहा था, वह अब नॉर्मल हो चुका था और अपने शरीर में वह कुछ बदलाव ही महसूस कर रहा था और उसका कर दिमाग पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था।
जिससे उसे समझ आ रहा था कि वह क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वह सारी रोशनी जो उसके आसपास घूम रही थी उसे काली दुनिया में एक हरा रंग का धुआं चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा वातावरण बन गया और वह एक बहुत ही सुंदर जंगल सा दिखने लगा। ये देखकर आरव एकदम से हैरान रह गया और वह अपने उसे जादुई दुनिया के चारों तरफ देखते हुए कहने लगा, यह क्या हुआ, यहाँ पर तो अभी एकदम से अंधेरा था। फिर उसने देखा कि अभी भी वह उसे दुनिया में मौजूद है और उसके चारों तरफ अभी भी कुछ रोशनियां टिमटिमाते हुए घूम रही है। ये देखकर वह कुछ याद करने लगा और उसे समझ आ गया कि वह अपनी वैदिक दुनिया, वैदिक शास्त्र के सबसे अंतिम चरण की जादुई शक्तियां उससे मिल चुकी है। यह महसूस करते ही उसका शरीर में झुनझुनी फैल गई और उसने कहा, क्या इतनी जल्दी मुझे ये शक्तियां मिल गई, ऐसा कैसा हो सकता है, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं मुझे अपनी वैदिक शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करते हुए। कभी खुशी किसी की आवाज सुनाई देने लगी जो बहुत गहरी और आकर्षित आवाज उसका नाम पुकार रहा था और यह उसके ध्यान को भी प्रभावित कर रहा था। इस आवाज में एक अलग सा कंपन और आदेश था जिसे ना चाहते हुए अब इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वह अपने ध्यान में कैसे बाहर आ गया देखने लगा। फिर उसने देखा कि अब उसके शरीर से हरी रोशनी नहीं निकल रही। ये देखकर उसने गहरी सांस ली, फिर इधर उधर देखने लगा। उसे आवाज तो सुनाई दे रही थी जो उसका नाम काट रहा था, फिर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त आधी रात के पूरी चांद में उसे टेरेस में उसके और उसके परछाई की सिवा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था, पर उसे सन्नाटे के बीच उसे एक भारी आवाज सुनाई दे रहा था। अगर इधर उधर देखते हुए कहने लगा, कौन है, कौन मुझे बुला रहा है, सामने आओ जो की फोटो। ये कहते हुए आरव थोड़ा डर भी गया और इधर उधर देखने लगा। उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहने लगा था, आरव बेटा तू कहाँ फंस गया है इस जादुई दुनिया में, यहाँ तो हर दिन तेरा एग्जाम जैसा प्रश्न मिलता है तुझे, नहीं मुझे। भगवान मेरे लिए आपको कोई और दुनिया नहीं मिली मेरी आत्मा को जीने देने के लिए। आरव, उसे आवाज सुनाई देने लगा। आरव जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे भाई अब सामने आ जाओ, वैसे हवा में भूतों की तरह मुझे आवाज देने से मुझे डर के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। फिर वह एक जगह खड़ा होकर अपने चारों ओर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर यह आवाज आई कहां से है कि तभी उसके पास एक गुलाबी रोशनी जैसा कुछ आ गया जिसे देखकर आरव चौंक कर 2 कदम पीछे ले लिया और कहने लगा, अब ये क्या चीज है, कहीं ये भी शक्ति तो नहीं है जो मुझे मिलने वाली है। ये कहते हैं वह थोड़ा एक्साइटेड हो गया। आरव को उसे नई शक्ति मिलने के बाद आप थोड़ा कॉन्फिडेंट और एक्साइटमेंट हो रही थी। तभी उसे रोशनी से कुछ आवाज सुनाई देने लगी जिससे देखकर आरव फिर से 2 कदम पीछे हो गया और उसे गुलाबी रोशनी को देखने लगा। कुछ गुलाबी रोशनी से आवाज आने लगा, आरव अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो और मेरी पूरी बात को सुनने के बाद ही तुम फैसला लेना। तुम बहुत ही ज्यादा विशेष हो और ये तुम्हारे शक्तियां हैं, तुम्हारे सफर का पहला कदम है। ये सुनकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।